नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। 14 अप्रैल को हरियाणा पहुंचेंगे पीएम मोदी। 2 परियोजनाओं की पीएम मोदी देंगे सौगात। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं, धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है। ये सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा भी नहीं कहा। और दूसरे जितने भी हमारे नेता थे, वल्लभ भाई पटेल या अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत से नेता जो बहस किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये मुद्दा कभी उन्होंने छेड़ा नहीं और इसके बारे में वो बात हुई नहीं। लेकिन ये खामोखा इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को ये गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। ये जो जुडिशरी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ और इससे पहले भी जो सरकार में बहुत से करप्शन हो गए, ये मुद्दे अपोजिशन पार्टी उठाना नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आधार समझ के उन्होंने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे, फलाना दे रहे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी में या इससे पहले चाहे कोई भी पार्टी हो कर्नाटक में, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो या जेडीयू हो, इन्होंने सब मिलके उस वक्त के रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया। जो रिजर्वेशन 94 में शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक वो रिजर्वेशन है। और उसके लिए ये एस.एम. कृष्णा के जमाने में भी था, मोइली के जमाने में था, फिर उससे पहले देवेगौड़ा के जमाने में भी था, फिर उसी साथ जो जे.एच. पटेल थे, और उसके बाद में फिर जितने भी अपने बीजेपी के भी नेता लोग जो थे, येडियुरप्पा था और शेट्टार था और सदानंद गौड़ा थे, ये सब ने वैसा ही कंटिन्यू करे। और कुमार स्वामी के जमाने में भी कंटिन्यू रहा, धर्म सिंह जी के जमाने में भी कंटिन्यू रहा और अब तक वो कंटिन्यू है। लेकिन उनको क्या दर्द है? तो एक दर्द है जो कर्नाटक में गारंटी सक्सेसफुल हो रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले राजीव रंजन। कहा वो खुद कंफ्यूज है, संविधान बदलने का कौन सा अधिकार उनको प्राप्त हो गया है, इनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। कि वो लोग खुद कंफ्यूज हैं। संविधान बदलने का कौन सा अधिकार उनको कहां से प्राप्त हो गया? राज्य की सरकारों को संविधान बदलने का अधिकार। लेकिन अब इतने ही ज्ञानी लोग हैं तो उसका क्या बात करें? ज्ञानी लोग ही ज्ञान की बात ज्यादा करते हैं, जिनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। अब जिसने आज तक संविधान की धज्जी उड़ाई, जिस पार्टी ने आज तक संविधान की धज्जी उड़ाई, वो संविधान लेके घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया विमोचन। के अवसर पर जहां हम 100 दिन का टीबी मुक्त भारत का अभियान को एक तरीके से इतिश्री कर रहे हैं और उसका समापन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज के दिन हम आत्मचिंतन करते हुए अपना टीबी मुक्त भारत, इसको हम आज संकल्प के रूप में रीइटरेट भी कर रहे हैं। और रीइटरेशन के साथ साथ हम अपने
संकल्प को रिजॉल्व करते हुए टीबी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, इस बात को भी हम समर्पित भाव से रिजॉल्व करते हैं, संकल्पित करते हैं। हम जानते हैं कि टीबी मुक्त भारत की यात्रा में वी हैव सीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अपहीवल्स। We all know that it was in 2018 that Prime Minister Modi decided that we will eliminate tuberculosis in the year 2025. And we went on that very pace. But we all know that in 2020, the world faced a pandemic and India also faced the same pandemic. हम भी उससे अछूते नहीं रहे और लगभग 2 साल सभी लोगों को उस पेंडेमिक से लड़ने में आप सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार विकास के नए नए कीर्तिमान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज तक का सबसे बड़ा विकास का बजट 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। विरासत से विकास के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए हमारी सारी प्राचीन परंपराएं उन निभाते हुए विकास के नए नए कीर्तिमान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज विधानसभा का सत्र का अवसान हुआ और स्थगित होने के बाद पहली बार हमारा सत्र भी पूरे समय चला, विस्तार से चर्चाएं भी हुई और आज तक का सबसे बड़ा विकास का बजट 4,21,000 करोड़ का ये पारित भी हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गीता भवन से लगा करके सभी प्रकार की सभी विधानसभाओं में खेल स्टेडियम से लेकर सारे बड़े बड़े कामों का हमने पर्याप्त धनराशि रखी। कई सारी 100 से ज्यादा नई योजनाओं को लागू करने के लक्ष्य भी रखे गए हैं। एक खास बात हम सबके बीच में आने वाले समय में गुड़ी पड़वा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आज कैबिनेट के समय हमने न केवल अपने विक्रमादित्य काल के ध्वज का लोकार्पण किया बल्कि गुड़ी पड़वा की विशेषताओं को जोड़ करके उनके अंदर की कई सारी बातों को, जैसे ये काल गणना का समय का भी दिन है, अर्थात हमारे जितने भी हिंदू धर्म के तीज त्योहार मनाए जाते हैं उसमें तिथि परंपरा से भविष्य के त्योहारों की गणना होती है। तो स्वाभाविक रूप से तिथि की गणना की शुद्धता के लिए जब तक उस पर बात नहीं होगी तब तक आगे के तीज त्योहार की तिथियां तय नहीं होती। ऐसे में समय गणना का सबसे सूक्ष्म केंद्र इस नाते से ये अवंतिका नगरी मध्य प्रदेश में उज्जैन में है और हम सब गुड़ी पड़वा को एक तरह से वर्ष का पहला दिन, प्रारंभिक दिन मानते हैं। तो जब पहली तिथि होती तो हमारे तीज त्योहारों की गणना शुद्ध होती है। यह हमारे प्राचीन गणितीय सिद्धांत का भी परिप्रदन करता है और पंचांग का अनुवर्तन करने की दृष्टि से भी महत्व की चीज है। मेरी अपनी ओर से गुड़ी पड़वा पे आह्वान किया गया पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा धूमधाम से मनाई जाए। सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले पूरे देश और दुनिया के अंदर सुशासन की नई मिसाल कायम की, नवरत्नों की मालिका के भरोसे से सच्चे अर्थों में गणतंत्र की स्थापना की। ऐसे में विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तन के दिन के अवसर पर वर्ष प्रतिपदा का दिन ये अद्वितीय दिन होता है। मेरी अपनी ओर से आगामी गुड़ी पड़वा की भी बधाई और पूरे प्रदेश के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण अलग अलग स्थान पर माननीय सांसद विधायकों के साथ वर्ष का ये पहला दिन आनंद से मनाएंगे। आने वाला नया वर्ष मंगलमय हो, मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं दिया है। मैं मान के दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने राज्यसभा में सही बात नहीं की। उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया। नहीं, अफसोस की बात है, खेद की बात है। मैं कोई खुशी से प्रिविलेज नोटिस नहीं देता हूं और वो भी सदन के नेता नड्डा जी, सम्मानित नड्डा जी के खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ। पर बात यह है कि दोनों ने आज राज्यसभा में सही बात नहीं बोली, कांग्रेस को बदनाम किया, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया और जो बातें उन्होंने सदन के सामने रखी कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल झूठ है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने भी कोशिश की,
उन्होंने इस बात का खंडन किया, उनको मौका दिया गया 2-3 मिनट का मौका, फिर बाद में शोर शराफा हुआ। पर क्योंकि उन्होंने सही बात नहीं कही, कांग्रेस का बदनाम किया, असत्य बोले, झूठ बोले, तथ्यों के खिलाफ बोले, इल्जाम लगाए जो झूठे इल्जाम थे, बेबुनियादी इल्जाम थे, मुझे और कोई रास्ता नहीं था, हमारे पार्टी के सामने और कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं रहा। हमने चेयरमैन साहब को नड्डा जी के खिलाफ और रिजिजू के खिलाफ हमने एक प्रिविलेज नोटिस सबमिट किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वो रिकॉर्ड पर आ गया। तो हमने तभी मांग की थी, आप ऑथेंटिकेट कीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बात नहीं छेड़ी है कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे। हालांकि नागरिकता का आधार धर्म जो बनाए हैं, जिस पार्टी ने धर्म को आधार बनाया है नागरिकता का, वो बीजेपी है। तो ये सब ध्यान हटाने के लिए अभी न्यायालय में जो घूस की बात निकली है जज को लेकर, यशवंत वर्मा को लेकर, और बहुत सारी बातें हैं उसको लेकर ध्यान हटाने के लिए। और जैसा कि खरगे जी ने कहा राज्यसभा में कि कर्नाटक सरकार की जो सफलताएं हैं, जो 5 गारंटी वो लागू कर रही हैं, लोकप्रिय है, लोगों पर बहुत सकारात्मक असर हुआ है, खास तौर से गरीब वर्गों में, तो उससे भौखलाए हुए हैं। और ये बात मुझे समझ में नहीं आता, ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी शामिल है, 1994 सितंबर में लागू हुआ। उसके बाद देखिए कांग्रेस की सरकार आई, देवेगौड़ा की सरकार आई, कुमार स्वामी की सरकार आई, येडियुरप्पा की सरकार आई, जगदीश शेट्टर की सरकार आई, बसवराज बोम्मई की सरकार आई, कुमार स्वामी जी की सरकार आई, सदानंद गौड़ा की सरकार, यानी कि कांग्रेस की सरकार, जेडीएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, उन्होंने कुछ बदला नहीं, मुद्दा ही नहीं था। 1 साल पहले ये मुद्दा बना चुनाव के समय, मुझे याद है लोकसभा चुनाव के समय ये मुद्दा बना। तब प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने श्रेय लिया कि मेरे समय में गुजरात में भी कुछ मुसलमान जातियों के लिए ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया है। देखिए जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था 1994 में, वो धर्म के आधार पर नहीं दिया गया था, वो शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर किया था। सर्वे किया गया था, आंकड़े निकाले गए थे, कुछ मापदंड तय किए गए थे और उसी के आधार पर वो आरक्षण दिया गया था। तो मैं समझता हूँ ये जो बात आज खास तौर से नेता, सदन के नेता बड़े सम्मानित हैं वो, और हम उनका आदर करते हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता है आज अचानक जिस आक्रामक ढंग से उन्होंने कांग्रेस पर वो बरस पड़े, झूठे बातें कही, इल्जाम लगाए, हमें बदनाम करने की कोशिश की, उसका सामना तो हमने करना पड़ा। और ये हमारे संसदीय प्रणाली में यही तो हथियार है, हम प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनाहगार है। लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर संपत्ति लिखवा ली, और जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनाहगार है। लालू परिवार ने जो संपत्ति लिखवाया है नौकरी के नाम पर और राजनीति के नाम पर, मुसलमान को भी नहीं बख्शा, उनकी संपत्ति भी लिखवा लिया, सबका जमाबंदी, खाता नंबर, खसरा नंबर। आप वक्फ बिल पर, एनआरसी पर बोलते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भागलपुर के दंगे में भी स्थापित हो गए थे, 15 वर्ष तक कुंडली मार के बैठे हुए थे, नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस बेदखल लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाया, घर पर कब्जा दिलाया। तो आप तो संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं, संपत्ति जकात में लेने वाले लोग हैं, इसलिए आपको एनआरसी या वक्फ बोर्ड बिल से क्या लेना देना।
पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, हम लगातार विकास की बात करते हैं। एक तरफ विकास है तो दूसरी ओर सुशासन का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। देखिए, हम लोग लगातार विकास की बात कर रहे हैं और एक तरफ विकास है, एक तरफ सुशासन है। सुशासन का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, यही हम लोगों ने कहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिष्टाचार भेंट, राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। पूरी बात बताई थी, आज वही बात रिपीट कर रहे हैं। सब कुछ बदल चुका है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये कल मैंने बताया था, अखिलेश यादव जी पूरी तरह से डिटेल्ड है, उनको जानकारी नहीं, फील्ड में निकल करके देखें। दिल्ली में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासी जनजातियों का आरक्षण खत्म करना या कम करना चाहती है, ऐसा उन्होंने कर्नाटक में करके दिखाया है। उनका मित्र पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का, जनजातियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है या कम करना चाहती है, ऐसा उसने कर्नाटक में करके दिखा भी दिया। 4% जो उन्होंने संविधान के विरुद्ध जो आरक्षण दिया है, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव जो पड़ने वाला है वो वहां के दलित पर, वहां के अनुसूचित पर, वहां के पिछड़े पर जो इसका असर पड़ेगा। ये खास बात तो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जब 1946 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब ये बात आई थी, उन्होंने खड़े होकर विरोध किया था कि जब एक पक्ष धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांग रहा है तो बची हुई जगह पर हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। और यही बात आजाद होने के बाद 1947 में उन्होंने संविधान जब संरचना किया तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था देते हुए कहा कि आरक्षण केवल उन्हें दिया जा सकता है, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर दिया जा सकता है। आज कांग्रेस का इतिहास तो ये रहा है कि उन्होंने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराया, उनको मंत्री नहीं रहने दिया, उनको संस्कृत भाषा लागू करना चाहते थे, लागू नहीं करने दिया। तमाम चीजें थी जिसमें बाबा साहब का कांग्रेस ने विरोध किया था। लेकिन अभी राहुल जी, खड़गे जी, सब लोग संविधान की लाल रंग की किताब लेकर घूम रहे थे। संविधान खतरे में है। आज उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का खुलेआम उसने घोषणा की कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने वाले लोग हैं, क्या इनको मेजॉरिटी प्राप्त है? जब ये सत्ता में नहीं है केंद्र की, तब ये धमकी दे रहे हैं कि हम उसको बदल देंगे। अगर सत्ता में आएंगे तो वास्तव में खत्म ही कर देंगे। तो इसलिए इस समय जो दलित का, पिछड़े का और मैं कहूंगा सामान्य का भी आरक्षण खतरे में डालते हैं और संविधान विरुद्ध बात है। देखिए, मुस्लिम वर्ग का उत्थान हो, ये प्राथमिकता हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उनको नौकरी मिले, उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य की रक्षा हो, जो मोदी जी कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं उनको उनके स्वास्थ्य का कवच दे रहे हैं, उनको शिक्षा फ्री देने की व्यवस्था हुई है, ये आप दीजिए, कहां आपत्ति है। लेकिन जो संविधान में प्रदत्त नहीं है, वो भी जानते हैं कि कोर्ट में पहली पेशी पे ही वो निरस्त हो जाएगा। जान के इसलिए दिया कि वो झूठी सहानुभूति लेना चाहते हैं। ये वास्तव में मुसलमान बंधुओं के भी हित रक्षक नहीं है, उनको धोखा दे रहे हैं। ये अपने इस प्रकार की प्रवृत्ति के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके हित चिंतक हैं। इनका मुकाबला असल बात समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और कांग्रेस का, ये आपस में एक प्रकार का मैच चल रहा है। कौन आगे जाएगा तुष्टीकरण के मामले में? ये राष्ट्र के हित चिंतक नहीं है, विनाशक प्रवृत्तियां हैं, अराष्ट्रवादी सोच है और जो आताताइयों की पोषक नीति है, मैं समझता हूं ये जनता से बार बार नकारे जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के कथित बयान पर बोले हरीश रावत, कहा, हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल सदन को स्थगित करा रहा है। देखिए, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं,
बल्कि कई बार हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल सदन को स्थगित करवा रहा है। यदि सत्तारूढ़ दल, जिसके ऊपर पहली जिम्मेदारी है कि वो सदन का संचालन करे, सुचारू करने में मदद करे, जब वही सदन को स्थगित करवाने की कोशिश करेगा, विपक्ष की बात तो समझ में आती है, उनको अपने अपोज करना है सरकार की नीतियों को, लेकिन ये किसकी नीतियों को अपोज कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो संविधान का हवाला दे रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने ही तो वंचितों की बात कही। उन्होंने कहा कोई भी वंचित वर्ग, हमारा संविधान वंचितों को, जिनको पूरा हक नहीं मिल पा रहा है, फायदा नहीं मिल पा रहा है, उनको आरक्षण की बात कही, उनके लिए आरक्षण की बात कही। पहले सरकारी नौकरियों में दलितों को, अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहा था, फिर बाद में महसूस किया गया नहीं, इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इवॉल्व हुई चीजें जो है धीरे धीरे, हमारा संविधान जो है इवॉल्व किया जिस तरीके की परिस्थितियां आई उनके लिए। तो आज यदि किसी राज्य के अंदर कोई माइनॉरिटी वंचित है, उसको उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको संरक्षण देना राज्य सरकार का काम है। तो कर्नाटक की सरकार ने यदि ऐसा महसूस किया है तो उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। तो उसमें आप इतना बड़ा बतंगड़ क्यों खड़ा कर रहे हैं? इतना बड़ा बतंगड़ क्यों खड़ा कर रहे हैं? हाँ, यदि कहीं और भी इस तरीके की स्थिति है तो उसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। तो ये कहना कि अंबेडकर साहब ने, जो संविधान है, हमारा संविधान, वो डायनेमिक संविधान है, उसके अंदर वो एक गतिशील संविधान है और उसके बुनियादी तत्वों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आप सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ा जो है परिवर्तन तो कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें फैलाव ला सकते हैं। तो यही शिव कुमार जी ने कहा है। तो इसमें भाजपा जो है, ये बतंगड़, उनको कहीं न कहीं इशू लाने, और प्राइमरी बात यह है देश को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा सत्तारूढ़ दल है जो सदन को स्थगित करवा रहा है। उड़ीसा विधानसभा सत्र पर कांग्रेस नेता रामचंद्र कदम ने कहा, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन कैसे चलेगा। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के मुद्दों को उठा रही है। देखिए, सरकार का दायित्व है कैसे हाउस चलाएंगे, सदन कैसे चलाना है, तो सरकार का जिम्मेदारी है। लेकिन आज एक प्रेस मीट ने दिए, जो रेवेन्यू मिनिस्टर और 3-4 मिनिस्टर लोग हैं, कि कांग्रेस को दायी कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस जो नारी का ऊपर, बहन का ऊपर, बिटिया का ऊपर जो मुद्दा उठा रहा है, ये उड़ीसा प्रदेश में हर दिन बिटिया का ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हम वही मुद्दा उठे हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है, अगर हम जो मांग कर रहे हैं हाउस का पर इतना दिन 11 दिन से ऊपर हो गया, हम यही मांग कर रहे हैं कि एक हाउस कमेटी बैठाओ, जो माँ बहन बिटियाओं को, जो अभी चल रहा है आईन व्यवस्था भी, कानून भी कुछ नहीं है, दोस्त हो गया है। हम इसीलिए मांग कर रहे थे कि हम जो मांग हम कर रहे थे, इस विधानसभा का सदन का अंदर में हमारा विधायक को, उन लोग का पार्लियामेंट का मिनिस्टर, अफेयर्स मिनिस्टर, एक मैंने आपको पार्लियामेंट मैंने लैंग्वेज नहीं है, वो पार्लियामेंट वो लैंग्वेज की बात कर रहा है, वो बहुत बलगरी बात करके पिटाई कर रहे हैं, कलर पकड़ रहे हैं। ये मुद्दा आप जानते हैं कि उड़ीसा में जो उन लोग उठाए, जब कांग्रेस जिम्मेवार नहीं, कांग्रेस देश को जो आजाद किए हैं, कांग्रेस जो देश में चला रहा था, आज जो जितना भी कानून हुआ है, जब अच्छा कानून हुआ है, कांग्रेस का दिन है।
लेकिन आप लोग हुइसिल बजा रहे हैं और घंटा बजा के डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर सरकार अगर सो जाएंगे, जो मुद्दा पर कुछ नहीं बोलेंगे, सदन का अंदर सदन का बाहर जो हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, माँ बेटिया छात्री को पर ये जो बढ़ते जा रहा है। अब देखिए टीकावाली में एक लड़की पढ़ने वाली लड़की, कॉलेज से पढ़ने वाली लड़की को 4 आदमी ने बलात्कार किए, मर्डर किए, दफना दिए। उन लोग का अभी कंकाल निकला है। अब देखिए जो मिनिस्टर हैं, वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उमरकोट में, नवरंगपुर में जिला में देखिए एक कम उम्र का लड़की को शराब पिला के 4 आदमी ने दुष्कर्म किया है। अब देखिए, अब छात्री को देखिए, अब चित्रकूटा में जाइए, चित्रकूटा में भी एक दृश्य हुआ है। एक स्कूल में 10वीं क्लास पढ़ने वाली लड़की को वहां भी एक ऐसा नजर आएगा कि वहां भी स्वावजन करने के लिए मजबूर। ये सब जितना हो रहा है, अभी वही मांग हम कर रहे हैं कि लड़की के ऊपर अगर उड़ीसा में सुरक्षा नहीं होएगा, सुरक्षा नहीं बनेगा, अगर सख्त कदम, अगर कानून नहीं बनेगा तो ये बढ़ते जाए। और ये जो अभी जो सरकार आया है, ये डबल इंजन का सरकार, आप देखिए ये जो कानून मंत्री जो हमको कानून सिखा रहे हैं, उन लोग का जो पार्लियामेंट में आप देखिए 150 सांसद को निलंबन करके वहां कानून बनाए। ये काला कानून नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार हाउस अगर सदन चाहे, अब गृह कमेटी, अब सदन का कमेटी बन सकता है, लेकिन सदन को चलाने के लिए सरकार का जिम्मेवार है। ये विरोधी लोग का सदन में बाहर बैठने वाले हम विपक्ष वाले का नहीं है। सदन में चलाने के लिए सरकार का जो जिम्मेवार होता है, उन लोग चलाना चाहिए। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का बयान, कहा हमें सदन में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, इसलिए हमने विधानसभा से वॉकआउट किया। मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, हमें टाइम मिला था 45 मिनट का, और ये परंपरा है कि जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी उसी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने चुनना होता है कि जैसे 45 मिनट का टाइम है कि 2 लोग बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 6 बोलेंगे या अकेले बोलेंगे। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस इनको लिखकर भेजी थी कि 20 मिनट मैं लूंगा, नंबर 2 पर सुखपाल सिंह खैरा जी 15 मिनट बोलेंगे, और तीसरे में जो अपने सापरगढ़ सिंह हैं वो 15 मिनट बोलेंगे। सो मैंने 21-22 मिनट लिए, और उसके बाद हम तो अभी ऑफिस में बैठे थे तो हम वेट कर रहे थे खैरा साहब को टाइम देंगे, मगर जब खैरा साहब का टाइम आया तो स्पीकर ने खुद उनका नाम लेने के बजाय वो उसका नाम ले दिया, ऐसा प्रगट सिंह जी का। हमें कोई इतराज नहीं, वो हमारे कुलीग हैं। और प्रगट सिंह जी के बोलने बाद भी अभी 11 मिनट का टाइम बचा था, तो मैंने उनको पूछा कैलकुलेट कीजिए कि 11 मिनट है। मैंने कहा वो आप खैरा साहब को दिए, कहने नहीं आप बोल लीजिए, इनको टाइम नहीं देना। तो ये बात है कि मैं समझता हूँ मोस्ट अनडेमोक्रेटिक है ये जमात। डेमोक्रेसी में क्या आप समझते हो विश्वास रखती है? क्या हम भी अपनी पार्टी का टाइम अब आम आदमी पार्टी को पूछ कर देंगे कि कौन हमारा बुलारा बोलेगा? तो इसीलिए हमने वॉकआउट कर दिया। लालजी बुल्लर ये चीज कहते हुए नजर आए कि हमसे ज्यादा टाइम अपोजिशन में मिलता है, उनका हर एक व्यक्ति बोल जाता है, हमारे कई विधायक हैं जो नहीं बोल पाते हैं। भाई हमेशा लालजीत भुल्लर जी पहली दफा मिनिस्टर बने, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं पता। हर पार्टी की स्ट्रेंथ के मुताबिक टाइम मिलता है, उनको 2.5 घंटे मिले हुए हैं, मगर उनको यह भी पता होना चाहिए गवर्नर एड्रेस पर मिनिस्टर नहीं बोलते, मेंबर्स बोलते। तो इसलिए उनको टाइम नहीं, उनको ये नहीं पता गवर्नर एड्रेस पर वो बोल ही नहीं सकते। अकेले जो एमएलए हैं उनको टाइम दिया जाता है, या कोई स्पेसिफिक चीफ मिनिस्टर बोल सकता है, या चीफ मिनिस्टर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकता है, बट दैट इज ओनली जब स्पीकर से इजाजत ली हो। तो लालजीत भुल्लर साहब को इतनी कहने की जरूरत है कि भैया ये आप अपने स्पीकर पर ही एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हैं।
हमें तो जो अपनी स्ट्रेंथ से टाइम 16 मेंबर की हमें 45 मिनट मिले थे, तो हमने वो 45 मिनट बोलना ही था जी। भाई आप खुद देखो, मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि सेंटर वालों से मीटिंग थी, तो मैंने कहा आपका चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग में क्यों था जी? और डिटेंशन अगर किसान लीडर्स की तो किसने की? पंजाब पुलिस ने पकड़ा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पकड़ा? तो आज अभी डीजीपी का बयान चल रहा है कि इतने लोग हमने गिरफ्तार की, इतने हम रिहा कर रहे हैं। और फिर मैंने एलिगेशन लगाया कि वहां 135 ट्रॉलियां चोरी हुई, एसी चोरी हो गए, उनके बेड उठाकर, बिस्तरे उठाकर ले गए। तो वो भी आज सीएम उनका डीजीपी का बयान आ रहा है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे। तो कंसीड कर लिया कि चोर भी यही है। सर आखिरी सवाल, सर पार्लियामेंट में एक लिस्ट पेश हुई है कर्जे को लेकर स्टेट वाइज, उसमें दूसरे नंबर पे पंजाब सबसे ज्यादा कर्ज नजर आ रहा है, उस पे क्या कहेंगे? देखो, ना तो बीजेपी वाले पंजाब की मदद करना चाहते हैं और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब है, इनके पास वक्त ही नहीं। तो पंजाब तो भगवान के सहारे छोड़ दिया, किसानों को भगवान के सहारे। आप मुझे बताओ, किसी आदमी के पास इतना वक्त है कि अपने बच्चों को छोड़े, अपने घर को छोड़े और जाकर सड़क पर बैठा रहे? अगर बैठे हैं वो अपनी वाजिब डिमांड्स के लिए बैठे हैं। और इन्होंने परसेप्शन क्रिएट ये करती कि अगर सड़कें बंद हैं वो किसानों ने की। सड़कें बंद तो हरियाणा गवर्नमेंट ने की थी, कोई किसान ने थोड़ा की। और कितनी दफा मैंने कहा, भगवंत मान को पूछा कि कभी आपने इंडस्ट्री की, ट्रेड की और किसान यूनियंस की मीटिंग करवाई? आप बताओ कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। अगर फिर वो सड़क ना खोले तो फिर तो आप उनका कसूर उठा सकते हो। तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसा काम नहीं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पे फंडिंग की जांच होगी, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में 3 दिवसीय शिव पंचामृत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडनगर के हटकेश्वर महादेव में जगनशाला शिखर अनावरण और लेजर शो का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खेली होली। ग्वालियर में लोगों के साथ फूलों की होली खेली। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। दिनांक 24 मार्च 2025 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस नॉर्मल स्कूल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी के द्वारा 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान साजिद उर्फ साहिल निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। यह अगस्त माह में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत यामीन की हत्या में वांछित अभियुक्त है एवं इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है एवं थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 लाख रुपए ठगने वाला गिरफ्तार। पीएम किसान योजना के नाम पर भेजा था लिंक। न्यूजीलैंड में महसूस हुए भूकंप के झटके। अभी तक किसी के कोई हताहत होने की सूचना नहीं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।